गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देखने वाले हैं। चैप्टर नेम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये बेसिक है केमिस्ट्री का, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन और इक्वेशन नहीं आता है तब तक केमिस्ट्री में आगे कुछ विशेष नहीं पढ़ पाएंगे। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म को जानना जरूरी है, जिसको आज हम लोग डील करेंगे। फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको तो रिएक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। रिएक्शन के लिए आपको एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, एलिमेंट का वैलेंसी पता होना चाहिए, एलिमेंट का चार्ज पता होना चाहिए, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है इसके बारे में पता होना चाहिए। मिनिमम 1 to 20 मतलब हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक मिनिमम एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आप कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे और कुछ बेसिक आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक, जो कि थोड़ा सा 9th में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में आप लोग 9th में अगर अच्छे से स्टडी किए होंगे तो अच्छा पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आज मैं उसको डील करने वाला हूं, बेहतर होगा ताकि शुरू से समझ में आ सके, अच्छे से समझ में आ सके। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने के पहले कुछ बेसिक टर्म जानते हैं। आज का वीडियो उसी बेसिक टर्म पे रिलेटेड है। पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले एटम के बारे में जानते हैं। अगर 9th में चैप्टर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, एटम 2 वर्ड से बना हुआ है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, ठीक है ना। इसका एक संस्कृत वर्ड परमाणु होता है, जिसको स्प्लिट करने पर 2 वर्ड आते हैं। एक होता है परम और दूसरा होता है अणु। परम मीन्स होता है लास्ट और अणु मीन्स होता है पार्टिकल, यानी कि वह लास्ट पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड एटम और परमाणु। उसको एटम या परमाणु कहा जाता है। एटम का संस्कृत वर्ड है परमाणु। परमाणु 2 वर्ड से बने हुए हैं, परम प्लस अणु। परम मीन्स होता है लास्ट और अणु मीन्स होता है पार्टिकल, यानी कि लास्ट पार्टिकल। एटम 2 वर्ड से बने हुए हैं, ए प्लस टॉम। ए मीन्स होता है नॉट और टॉम मीन्स होता है कट, यानी कि जिसको काटा नहीं जा सकता हो, वह लास्ट पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड एटम और परमाणु। फॉर एग्जांपल कि एक कोई आप एलिमेंट ले लीजिए, उसको काटना शुरू कीजिए, उसको डिवाइड करना शुरू कीजिए, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कट करना शुरू कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि उसको काट पाना मुश्किल होगा, उसको आप एक से अधिक पार्ट में नहीं कट कर पाएंगे, यानी कि वह लास्ट पार्टिकल जिसको आप काट नहीं सकते हो, मोर देन 1 सिंपलर में, एक से अधिक पार्ट में उसको आप काट नहीं सकते हो, उसी को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। हम दुनिया के जितने मैटर हैं, जितने सब्सटेंस हैं, जितने एलिमेंट हैं, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने हुए हैं। काफी छोटा छोटा एटम मिलकर के एलिमेंट बनाया, एलिमेंट मिला तो मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल और एलिमेंट मिला तो कंपाउंड बनाया, कंपाउंड मिला तो रिएक्शन बनाया, और रिएक्शन को जब बैलेंस कर दिया गया तो इक्वेशन हो गया। तो इतने टर्म आज पढ़ने हैं हम लोगों को, इतना चीज जानना है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, देखते चलिए। अब एटम की बात आ गई। एटम को काटा तो नहीं जा सकता है, बट 3 फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल हुए, जिसको कहा गया PEN, पेन। कलम नहीं, पेन का मतलब देखिए, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि किसी भी दुनिया के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल देखने को मिले, उसको क्या बोला गया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है
और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज कैरी करता है, यानी कि चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज लिखते हैं, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। तो इस तरह से एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हुए, कौन कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल चल रहे हैं पढ़ने के लिए कि किसी एलिमेंट का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालें, और बहुत सारे टॉपिक को डील करने वाले हैं। मिटाएं से बाबू, बहुत मजा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ में जरूर आएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अब देख लेते हैं कुछ टर्म हम लोग कि देखिए, किसी भी एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर दिया गया जिसको Z से डिनोट किया गया, उसका अपना एटॉमिक मास होता है, हर एक एटम का अपना मास होगा जिसको कैपिटल A से डिनोट किया गया। इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा, प्रोटॉन P हो जाएगा और न्यूट्रॉन N हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट में, न्यूट्रल एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, अब जैसे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन सबसे पहले खोज हुआ इसलिए 1 नंबर पे रख दिया गया, हीलियम उसके बाद खोज हुआ तो 2 नंबर पे आ गया, लिथियम 3 नंबर पे खोज हुआ तो उसको 3 नंबर पे रख दिया गया। ऐसा सिस्टमेटिक नहीं बनाया गया। किसी भी एलिमेंट को खोज किया गया, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मिले उसको उसमें उतना ही एटॉमिक नंबर दे दिया गया। जैसे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, मींस प्रोटॉन 1 है इसमें, हीलियम 2 नंबर पे है तो प्रोटॉन 2 है, लिथियम 3 नंबर पे है इसमें प्रोटॉन 3 होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तभी जाके वो बैलेंस कर पाता है, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो पाएगा होगा, तब वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि अब ये तो क्लियर हो गया कि कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, कोई पूछता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो बोलेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब आप कहोगे सर आप प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट? कारण है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा उसमें कांस्टेंट रहेगा। अब ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब कोई पूछे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए A-Z कर दिया जाता है, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि A में से Z को जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लिख देंगे यार 20 तक 1 to 20 एलिमेंट का नाम हम लिख देंगे। सोडियम 11 नंबर पे, ठीक है ना। इसमें ये क्या है, इसका ये नीचे वाला क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि Z इसमें 11 है, तो Z जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसका क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और इसका मास होता है, मास नंबर होता है 23। कुछ ट्रिक हम बताएंगे आज कि 1 to 20 मास नंबर याद करने का ट्रिक अभी जस्ट बताने वाले हैं, फिलहाल जान लेते हैं। तो A कितना है इसमें, 23 है। पूछे न्यूट्रॉन निकाल, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू A-Z हो जाएगा। A कितना हो गया, 23, और Z कितना हो गया, 11, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। अब देखिए कुछ एलिमेंट का हम नाम लिख देते हैं 1 to 20 एलिमेंट का, ताकि आपको आसानी हो, और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं वैलेंसी निकालना, चार्ज निकालना, केमिकल फार्मूला बनाना, और अगले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए एक तरफ
नेम ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले हाइड्रोजन, सिंबल H, हाइड्रोजन के बाद हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, उसके बाद फ्लोरीन F, उसके बाद नियोन Ne। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये तो हो गया नेम ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ट्रिक बताने वाले हैं, कुछ ट्रिक नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा हो गया। ये क्या हो गया? इसका सिंबल हो गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका चर्चा तो बाद में करना है, तो क्यों रखें इसको, हटा देते हैं। ये नेम ऑफ एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया? उसके बाद सिंबल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10 हो गया। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहीं पर लिख देते हैं जेड जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। कोई पूछता है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बताओ तो 1 होगा, प्रोटॉन बताओ 1 होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि जेड बराबर ई बराबर पी होता है। अब इसको यहां पर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है। जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ये हो गया। अब आती है बात न्यूट्रॉन की, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस जेड। तो A हमको पता नहीं है, A फॉर एटॉमिक मास तो पता ही नहीं है कि एटॉमिक मास कितना है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तब हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो यहां पर मास नंबर A कैलकुलेट कर रहे हैं, A फॉर एटॉमिक मास नंबर। अब देखिए जितना इसमें ऑड में है उसको डबल करके एक जोड़ते चले जाइए, और जितना इवन है जो ऑड है उसमें एटॉमिक नंबर को डबल करके एक जोड़ दीजिए, और जो इवन में है उसको केवल एटॉमिक नंबर को डबल कर दीजिए। पहले हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ये एक्सेप्शनल है। इसमें कुछ 4 जगह पर 1 to 20 एलिमेंट में 4 जगह पर ये एक्सेप्शनल है, 4 जगह पर ट्रिक काम नहीं करता है। ये जो ट्रिक बताया गया है, ठीक है ना, ये काम नहीं करता 4 जगह पे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन को हमने मार्क कर दिया। सेकंड हीलियम, हीलियम क्या है? 2 क्या है? इवन है, तो इवन के अनुसार से डबल कर देना है। तो 2 का कितना डबल हो जाएगा? 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। फिर 3 ऑड है, तो 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया। 4 को रहने देते हैं, 5 को देखिए, 4 भी एक्सेप्शनल है। 5 ऑड है तो दोगुना, 5 2 जा 10 और 1 11, 6 इवन है तो डबल, 7 एक ये भी ऑप्शनल है, 3, ठीक है ना। उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 इवन है, डबल कर दीजिए 16, 9 ऑड है तो 9 2 जा 18 और 1 19 और 10 2 जा 20 इवन होने की वजह से। अब बात आती है जो एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, तो ये एक्सेप्शनल है। तो 1 से 20 में 1 to 20 में 4 जगह पे ये ट्रिक काम नहीं करता है, तो 3 तो यही हो गए। तो वो 4 एक्सेप्शनल अगर हम याद कर लेते हैं तो बाकी मास नंबर हम आराम से निकाल सकते हैं ट्रिक पे रख के। इससे ऑड हो तो डबल करके एक जोड़ दीजिए, इवन हो तो केवल डबल कर दीजिए। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, 4 क्या है? इवन है, तो 4 2 जा 8 होना चाहिए था, लेकिन इसका 9 होता है, एक्सेप्शनल नहीं है। फिर 7 ऑड है, तो 7 2 जा 14 और 1 15 होना चाहिए था, लेकिन ये 14 होता है। तो ये क्या है? एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। क्या कौन कौन? हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका बेरिलियम है, उसके बाद नाइट्रोजन है। 3 जगह कहीं पर मिल गया बेटा बाबू। अब आगे देखिए,
अब हम लोग इसमें न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। n निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस जेड कर देंगे। a कितना है 1, z कितना है 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 4 5, 11 माइनस 5 6, 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 7 7, 16 माइनस 8 8, 19 माइनस 9 10 और 20 माइनस 10 10। मास न्यूट्रॉन निकल गया। ये क्या निकला, ये न्यूट्रॉन भी निकल गया हमारा। तो क्या क्या मिल गया हमको, एटॉमिक नंबर मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, एटॉमिक मास नंबर मिल गया और न्यूट्रॉन भी यहां पर हमको मिल गया। ये 4 जगह याद रखिएगा, ये 3 तो यहां है, चौथा आगे में मिलने वाला है। अब चलते हैं हम आगे। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 का देखते हैं हम लोग। ये मिटाते हैं यहां पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा बेसिक क्लास आज होने वाला है। आज की क्लास अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको केमिकल रिएक्शन बनाने में। अब देखिए सोडियम, उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, उसके बाद होता है सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, पोटासियम और लास्ट में आता है कैल्शियम। ये कितना नंबर पे, सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K और कैल्शियम का C। अब आपको कि सर सोडियम में तो S है, ये Na से क्यों शुरू हुआ, तो सोडियम का ओरिजिनल नेम होता है नाइट्रियम, लैटिन नेम है नाइट्रियम, और यहां पोटासियम का होता है कैलियम। के है तो के से शुरू हुआ, सोडियम यहां Na है तो Na से शुरू किया गया। सिंबल हो गया ये 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 19 और लास्ट में हो गया कितना 20। क्या मिल गया, ये एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया। एटॉमिक मास ऑड है तो डबल करके एक जोड़ना है, तो 11 2 जा 22 और 1 23 हो गया। ये तो जो इवन है उसको केवल डबल करना है, तो 12 का 24, 13 का 27, 14 का 28, 15 का 31, 16 का 32, 17 का 35, 18 का एक यहां पर एक्सेप्शन आता है आर्गन। ये आर्गन का 18 2 जा 36 होना चाहिए, लेकिन इसका 40 होता है। फिर पोटेशियम 19 2 जा 39, 90 2 जा 38 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 39, इसका 39 और कैल्शियम 20 का कितना हो जाएगा 40 हो गया। ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12, 24 माइनस 12 12, 27 माइनस 13 14, 28 माइनस 14 14, 31 माइनस 15 16, 32 माइनस 16 16, 35 माइनस 17 18, 40 माइनस 18 22 हो जाएगा। यहां पर 39 और माइनस 19 कितना हो जाएगा 20 हो गया, और 40 माइनस 20 इसका भी 20 हो गया। तो उम्मीद है आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर और न्यूट्रॉन निकालने आ गया होगा, आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। मास नंबर निकालने का आसान तरीका, जो ऑड है उसका एटॉमिक नंबर डबल कीजिए, एक जोड़िए, जो इवन है उसका केवल आप क्या कर दीजिए डबल कर दीजिए, 2 into Z। ठीक है ना। कहां कहां काम नहीं करता है, फर्स्ट में हाइड्रोजन के साथ काम नहीं करता है, सेकंड में बेरिलियम के साथ काम नहीं करेगा, थर्ड में नाइट्रोजन के साथ काम नहीं करता है ट्रिक, ठीक है ना, और फोर्थ में आर्गन के साथ ये ट्रिक काम नहीं करता है। तो 4 जगह पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो अगर 4 याद कर लेते हैं तो
तो बाकी तो ऑटोमेटिक 16 याद हो गए, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग चार्ज की तरफ, वैलेंसी निकालना। मिटाएं बच्चों इसे, थैंक यू। समझो कि 9th क्लास का छोटा सा रिवीजन करा रहे हैं, ये जानना जरूरी है, तभी आगे समझ में आ पाएगा आपको। तो बच्चों देखिए, अब आती है बात, हम चार्ज पढ़ेंगे। अब चार्ज पढ़ने के पहले एक चीज देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट जो थे, वो बहुत सारे अपना अपना तर्क दिए, अपना डिफरेंट अपना तजुर्बा बताए, जैसा उन्होंने देखा वैसा बताया, अपना आइडिया बताया। सबसे पहले थे कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा था कि जो एटम का शेप होता है वो लाइक एज प्लम पडिंग शेप का होता है। प्लम पडिंग शेप का होता है, प्लम पडिंग शेप का होता है, जिसमें पॉजिटिव कहीं कहीं, जिस तरह वाटरमेलन में, खरबूजा में कहीं कहीं बीज होते हैं, उसी तरह एटम में कहीं कहीं पॉजिटिव होता है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट होते हैं वो निगेटिव से भरे हुए होते हैं। जो रेस्ट पार्ट होते हैं वो निगेटिव से, यानी कि इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ बोला जाता है कि एटम जो होता है, एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है। एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अब यहां पर पॉजिटिव निगेटिव अगर एक साथ रहे तो स्टेबल होने का तो चांस ही नहीं बनता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव अगर एक साथ बैठे तो इस एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं आ पाएगी, स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा ये थ्योरी, थॉमसन साहब का जो थ्योरी था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रदरफोर्ड ने भी गलत ही तर्क दिया। इन्होंने कहा कि जो शेप होता है वो लाइक ए स्पाइरल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस एटम के ठीक सेंटर पे अंदर होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 अंदर जाए तो फिर प्रोटॉन के पास चला जाएगा, फिर पॉजिटिव और निगेटिव अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। जब तक स्टेबल नहीं होता है तब तक थ्योरी सही नहीं माना गया। फिर इनके थ्योरी को रिजेक्ट किया गया नील्स बोर के द्वारा। नील्स बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ इस शेप का होता है। यहां न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ एक फिक्स पाथ बना करके इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहता है। फिक्स पाथ फॉर्म करके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। ये सही था। अगर इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमे तो लगातार अपने ही पाथ पे घूमता रहेगा, अपने ही रास्ते में, अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, कभी भी प्रोटॉन के पास नहीं पहुंच पाएगा, और ये स्टेबल रहेगा हमेशा। इसलिए इस थ्योरी को सही माना गया। अब देखिए, एटम के न्यूक्लियस, एटम का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज और प्रोटॉन पे +1 चार्ज, तो +1 और 0 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यानी कि प्लस होगा, ठीक है ना। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट बगल में वह पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। यानी कि सब के सब ऑर्बिट हो गए, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट,
इसको फर्स्ट ऑर्बिट, इसको सेकंड ऑर्बिट, इसको थर्ड ऑर्बिट, इसके बाद अगर रहता तो उसको फोर्थ ऑर्बिट नाम दिया जाता, उसके बाद रहता तो फिफ्थ ऑर्बिट नाम दिया जाता। टोटल 6 टोटल ऑर्बिट कितने होते हैं देखिएगा, टोटल ऑर्बिट 6 होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में या दो ऑर्बिट के बीच में ये जो फ्री स्पेस होता है, ये जो स्पेस है, ठीक है ना, ये सब स्पेस है ना, बाकी जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे, उसको शेल कहा जाता है। ये जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसको सेल कहा जाएगा। तो ये जो होगा वो के सेल, इसको एल सेल, इसको एम सेल, इसको एन, फिर ओ, और उसके बाद क्या होता है, पी होता है। 6 सेल होते हैं टोटल। तो शेल, नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, नंबर ऑफ शेल कौन कौन हो गए, के, एल, एम, एन, ओ एंड पी। टोटल कितना हो गया, 6 शेल हो गए और 6 ऑर्बिट हो गए, ठीक है ना। अब नील्स बोर ने कहा, नील्स बोर ने अपना थ्योरी दिया कि अगर शेल है, ऑर्बिट है, तो हर एक ऑर्बिट और हर एक शेल की अपनी कैपेसिटी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। मान गए ये छोटा ऑर्बिट है, छोटा शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसके बाहर बड़ा ऑर्बिट है, बड़ा शेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इसमें उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से के में सबसे कम होगा, एल में उससे ज्यादा होगा, एम में उससे ज्यादा होगा, एन में उससे ज्यादा होगा, ओ में उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, पी में होगा। सबसे ग्रेटर किसमें होगा, पी में होगा, और सबसे कम किसमें होगा, के शेल में होगा। अब बात आती है, अब इसमें बात आता है कि आखिर के, एल, एम, एन, ओ, पी में होगा कितना इलेक्ट्रॉन। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला दिया 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो चूंकि ऑर्बिट फर्स्ट है तो n1 रख देंगे फॉर्मूला से, 2n², तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 आ गया। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे। सेकंड में उसी तरह से अगर आप निकालते हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालते हैं तो n बराबर 2, तो फॉर्मूला से 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 यानी कि 8। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट का निकालते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा। फॉर्मूला से रख के देख लीजिए, 2n², तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 यानी कि 18 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ते चलेगा। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक बात है कि यहां पर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जब बिठाना शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे कहीं पर। यहां पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन, चलिए फ्रेश इसको बनाते हैं, मिटाएं इसको। पता हो गया फॉर्मूला क्या था, 2n² फॉर्मूला था जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए इसमें 2n² से, जैसे मान गए सोडियम 11 नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है, k में 2, l में 8, m में 8। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने निकाला था फर्स्ट में 2, 8, 18 और ऐसे करके, तो आप यहाँ पे 8 क्यों लिख रहे हो, ये k का है, ये l का है, ये m का है, तो यहां पर आप 8 क्यों लिख रहे हैं। कारण कि कोई भी ऑर्बिट, कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि कोई भी एलिमेंट हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए 2 रूल फॉलो करता है। फर्स्ट, एक होता है ड्यूप्लेट रूल
और सेकंड होता है ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेट रूल के अनुसार से कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम 2 रखने की कोशिश करता है। उसके लिए अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कम है तो किसी दूसरे एलिमेंट से ले लेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जरूर बनाएगा। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जरूर रखेगा। और दूसरा रूल होता है ऑक्टेट। इस हिसाब से कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। इस 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उसको या तो लूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। अब देखिए सोडियम का ही एग्जांपल 11 नंबर पे है, तो फर्स्ट में कितना डाल देंगे 2, तो 11 में से 11 से 2 निकल गया, कितना बच गया 9। फिर सेकंड में 8, 9 से 8 निकल गया, कितना बच गया 1, तो थर्ड में 1 रख दिया। यानी कि ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, तो K2L8 M1 इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर K2L8 M1 हो गया। अब मान गए मैग्नीशियम का निकालना होता, मैग्नीशियम का अगर कैलकुलेट करना होता, या दूसरा कैलकुलेट करते हैं आर्गन का। यहां पर आर्गन लिख दिए 18 नंबर पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 18, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया। यानी कि याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख करके, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसको आगे वाला ऑर्बिट में प्रोवाइड कर देगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 18, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रह गया, फर्स्ट ऑर्बिट में रह गया, तो कितना बच गया 16। तो सेकंड में कितना रह सकता है, सेकंड में कितना रह सकता है, यहां पे 8 लिखते हैं। फर्स्ट में 2, तो 2 रखा गया। सेकंड में कितना रह सकता है 8, हमारे पास कितना है 16, तो हम इसमें से 8 यहां पे रख दिए। अब थर्ड में कितना रह सकता है 8, हमारे पास कितना है 8 है, इसमें हम 8 रख देते। अगर यहां पे 9 रहता, अगर यहां पे 9 रहता तो 8 इसमें रख देते और 1 को बाहर भेज देते। जैसे कि पोटाशियम 19 नंबर पे, टोटल इलेक्ट्रॉन 19, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 19 - 2 17 बच गया। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 17 - 8 9 बच गया। थर्ड में भी 8 रखेगा तो 9 - 8 कितना हो गया 1, आउटर मोस्ट में 1 रख देंगे। तो ये हो गया KLMN, यानी कि K2L8 M8 N1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम हो गया। इसका लिखेंगे KLM, यानी कि K2L8 M8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ये हो गया। अब बोले कि इसको ऑर्बिट में सजा कर दिखाओ, तो कितने हैं 1 2 3, तो क्या करें कितने ऑर्बिट बनाएंगे 3 ऑर्बिट बनाएंगे। देखिए हम किसका बना रहे हैं सोडियम का 11 का, कितने हैं 1 2 3, तो सबसे एक छोटा सा न्यूक्लियस हो गया 1 2 एंड 3 रख दिए। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो कहीं पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए एक साथ, सॉरी इसमें यहां पर कहीं पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आप रख दीजिए, कहीं पर भी। आप इसको नजदीक भी रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं। दूसरे में कितना है 8, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दिए। थर्ड में कितना है 1, तो लास्ट में हम यहां पर 1 बिठा देंगे। अब अगर पूछे कि आर्गन का बनाओ, आर्गन का बनाकर बताओ, तो आर्गन का भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे आर्गन में कितने 1 2 3, तो 3 बनाएंगे इसमें भी 1 2 एंड 3। फर्स्ट में कितना है 2, तो फर्स्ट में हमने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। सेकंड में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
लास्ट में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप नजदीक भी रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, इस तरह से इसको सजाया जा सकता है। अब याद रखिएगा, आप फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ करके बाकी जितने शेल या ऑर्बिट हैं उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। मैक्सिमम कितना रखेंगे हम? 8 इलेक्ट्रॉन ही उसमें रखेंगे। अब देखिए, अब चार्ज की तरफ बढ़ते हैं कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। बाकी मिटा रहे हैं एक सोडियम को छोड़कर। चार्ज यानी कि वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे और केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। देखिए, जैसे सोडियम कितना नंबर पे है? 11 नंबर पे है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, क्यों रहेगा, हटाओ इसको भी। सोडियम कितना नंबर पे है? 11 नंबर पे। इसका चार्ज निकाल, सबसे पहले हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का अलावा भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। लेकिन होना कितना चाहिए? 2 8 8 ऐसे करके होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट स्टेबल है, फर्स्ट ऑर्बिट स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा रूल से? ड्यूप्लेट रूल से, ठीक है ना। सेकंड ऑर्बिट भी स्टेबल है, किस रूल से? ऑक्टेट रूल से। रह गया बात थर्ड ऑर्बिट का। तो थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर के वो स्टेबल हो पाएगा, तभी वो अपने स्टेबिलिटी को शो कर पाएगा। तो मान गए हमारे पास, या सपोज कीजिए फर्स्ट में 2 8 और 1 है, तो या तो इसको 1 को 8 बना देना है या 1 को 0 बना देना है। अगर ये 0 हो जाता तो 2 8 0, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल, तीनों ऑर्बिट स्टेबल हो गए। और अगर 8 हो जाता, 2 8 8 हो जाता, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल हो जाता। तो 1 को 8 बनाने के लिए, 1 है, इसको 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये किसी नियरेस्ट एलिमेंट जिसके साथ रिएक्शन करने जाएगा उससे 7 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कोशिश करेगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे कि यहां पर हम लिख दिए 2 8 1, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है ना, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले और 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करे, आसान कौन सा होगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना? निश्चित रूप से 1 इलेक्ट्रॉन लेना। किसी को 1 रुपया देना ज्यादा आसान है, लेकिन किसी से 7 रुपया लेना बहुत मुश्किल है। तो ये कौन सा प्रोसीजर अपनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट एलिमेंट जिसके साथ रिएक्शन करने जाएगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देगा वही, लॉस वही कर सकता है जिसके पास एक्सेस हो। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा तो कितना बच जाएगा? 2 8 और 0। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन का। चूंकि लूज कर रहा है तो लूज करने का मतलब प्लस चार्ज, इसलिए इस पर +1 चार्ज होता है। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उस पर उतना प्लस चार्ज होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उस पर उतना निगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम लोग देखते हैं कैल्शियम का एग्जांपल। कैल्शियम 20 नंबर पे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट में 2। 8 2 10 8 18 2 20 टोटल हो गए 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब देखिए आउटर मोस्ट में कितना है? 2। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो 2 को 8 बनाना है तो 2 में या तो 6 किसी से ले ले तो 8 हो जाएगा, या 2 किसी को दे दे, लूज कर दे तो भी 0 हो जाएगा। अगर ये किसी को लूज कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 8 8 और 0 हो गया। ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना किसी नियरेस्ट एलिमेंट से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा और कैल्शियम पर +2 चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पर उतना ही चार्ज होगा। अब एल्युमिनियम
13 नंबर पे। तो 2, 8 और 3, लास्ट में कितना है 3, यहां पर 2, 8 और 3, तो लास्ट में 3 है, तो 3 को 8 बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लें या 3 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, तो इस पर कितना चार्ज होगा +3। लूज करे तो प्लस, गेन करे तो माइनस, गेन करता है तो क्या हो जाएगा माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। और अगर लॉस करता है तो प्लस चार्ज होगा, जितना लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज होगा। 2 लॉस कर रहा है तो +2 चार्ज, 3 लॉस कर रहा है तो +3 चार्ज। तो ये तो था प्लस वाले। तो जिस पे प्लस चार्ज होता है वो मेटल होता है, और जिस पे माइनस चार्ज होता है वो नॉन मेटल होता है। जैसे मान के हम एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 2 और 6 है। अब यहां पर 2 स्टेबल, 6 स्टेबल नहीं है, तो 6 को स्टेबल करने के लिए दो ऑप्शन, या तो 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर है, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा। उसी तरह नाइट्रोजन 7 नंबर पर, तो 2 और 5, लास्ट में 5 है, तो 5 को 8 बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 ले या 5 को हटा दें तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो 5 को हटाना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसलिए -3 चार्ज होगा। क्लोरीन 70 नंबर पे, तो 2, 8 और 7, तो 7 के 8 बनाने के लिए या 0 बनाना है, 8 बनाना है या 0 बनाना है। तो 7 को 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 को 0 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का लूज करना होगा। 7 को लूज करना ज्यादा मुश्किल है, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उस पर उतना ही चार्ज हो जाएगा। तो ये -1 चार्ज हो गया। यानी कि एक बात समझ में आया कि लास्ट में अगर 1 हो तो +1 चार्ज, 2 हो तो +2 चार्ज, 3 हो तो +3 चार्ज होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, 2 एलिमेंट का एक्सेप्शन है इसमें। क्या है देखिए, मान गए हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1, अब आप कहोगे सर यहां पर तो 1 चार्ज है, 1 है तो +1 चार्ज होगा, हाइड्रोजन का चार्ज +1 लिख देंगे हम। नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट कितना से फुलफिल होता है, 2, 8, 8 ऐसे करके बढ़ता है ना। फर्स्ट ऑर्बिट कितना से फुलफिल होता है, 2 से। हमारे पास कितना है 1, तो 1 को फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रखना है, 2 कम से कम होना चाहिए। तो 1 को 2 बनाना है या 1 को 0 बनाना है, तो 1 को 2, फर्स्ट ऑर्बिट को ही केवल 2 बनाएंगे, बाकी सारे ऑर्बिट को 8 या 0 बनाएंगे, और फर्स्ट ऑर्बिट को या तो 0 बनाएंगे या 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करे, दोनों सही है। तो इसलिए हाइड्रोजन पर दोनों चार्ज होता है, +-1, ठीक है ना। उसी तरह कार्बन कितना नंबर, तो यहां पर 1 वाला एक्सेप्शन किसके साथ हुआ, एक हाइड्रोजन का एक्सेप्शन हो गया। फिर दूसरा आता है हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमने 2 डाल दिया, ये कितना हो गया K2, ये K2 हो गया, ये कितना था K1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, हमारे पास कितना होना चाहिए 2, और हमारे पास है कितना 2, यानी कि नो लॉस नो गेन, इसलिए इस पर 0 चार्ज होता है। तो दूसरा एक्सेप्शन क्या आ गया, हीलियम का एक्सेप्शन आ गया। तो हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है तो +1 चार्ज, 2 है तो +2 चार्ज, और 3 है तो +3 चार्ज हो जाएगा। अब देखिए कार्बन 6 नंबर पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 4, यानी कि K2L4 लिख दिए। अब देखिए 4 को या तो 8 बनाना है या फिर 0 बनाना है, तो 4 को 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन का लूज करना होगा, दोनों आसान है, इसलिए कार्बन पे दोनों चार्ज माना जाता है। तो अगर 4 हो आउटर मोस्ट में तो उसको +-4 चार्ज लिखेंगे। उसके बाद अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 हो, ठीक है ना, या फिर 7 हो, या जो भी जिस तरह से हो, जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पे अभी जस्ट बताए हैं, 2 और 6
तो 6 को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो -2 चार्ज। तो लास्ट में 6 है तो कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन 7 नंबर पे, तो 2 and 5, तो 5 है तो कितना हो जाएगा, -3, 5 पर 3 8, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से 5 है तो कितना, -3 चार्ज, 5 है तो -3, आउटर मोस्ट में अगर 6 है तो -2 चार्ज, 7 है तो -1 चार्ज। जैसे कि फ्लोरीन 9 नंबर पे, तो 2 और 7, लास्ट में कितना है, 7 है, ठीक है ना। तो 7 है तो कितना चार्ज होगा, माइनस, तो फ्लोरीन का -1 चार्ज, और 8 है तो 0 चार्ज। जैसे कि आर्गन 18 नंबर पे, तो 2, 8 और 8, आउटर मोस्ट में कितना है, 8 होना कितना चाहिए, 8 ही होना चाहिए, ऑलरेडी स्टेबल है तो उसका कितना हो गया, 0 चार्ज हो गया। अब जितने पॉजिटिव वाले हैं वो मेटल हो गए, जितना निगेटिव वाला है वो नॉन मेटल हो गया, जो 0 चार्ज कैरी कर रहा है वो नोबल गैस या इनर्ट गैस हो गया, और जो दोनों चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है ना, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी कैरी करेगा। तो ये था चार्ज निकालना, जिसको हमने अभी पढ़ा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप 1 to 20 चार्ज निकाल लेंगे खुद से, ज्यादा बेहतर होगा। अगर किसी एलिमेंट का चार्ज आपसे नहीं निकल पा रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे, अगले क्लास में हम उसे बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो कैसे सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इस टाइप का हम लोग आगे केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।